ज़रा सोचिए, आज रात आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, तारे चमक रहे से हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कहीं डोर स्पेस के अंधेरे में एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो ना रोशनी छोड़ती है, ना आवाज़, ना कोई सिग्नल, फिर भी वो हर चीज़ पर राज करती है। एक ऐसी जगह जहाँ फिज़िक्स के रूल्स टूट जाते हैं, जहाँ टाइम धीरे हो जाता है और जहाँ जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। इसी चीज़ का नाम है ब्लैक होल। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों साइंटिस्ट इसे सिर्फ स्टडी नहीं करते, बल्कि इससे थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ स्पेस का एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक सवाल है जो पूरी रियलिटी को चैलेंज करता है। ब्लैक होल का नाम सुनते ही दिमाग में एक काला गोला आता है जो सब कुछ खींच लेता है, लेकिन सच ये है कि ब्लैक होल दिखाई भी नहीं देता। ये इतना काला होता है कि रोशनी तक इससे बचकर नहीं जा सकती। आप सोच रहे होंगे रोशनी कैसे नहीं बच सकती, क्योंकि रोशनी भी स्पीड लिमिट फॉलो करती है, और जब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि उस स्पीड लिमिट को भी तोड़ दे तो वहाँ अंधेरा परमानेंट हो जाता है। ब्लैक होल का सबसे डेंजरस फीचर ही यह है कि एक बार आप उसके पास गए तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कब उसके कंट्रोल में आ गए। इस आइडिया की शुरुआत कोई साई-फाई मूवी से नहीं हुई थी, बल्कि एक साइंटिस्ट के दिमाग से हुई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जब आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी, तब उसने सिर्फ इतना बताया था कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम का झुकना है। मतलब जितनी ज़्यादा मास उतना ज़्यादा स्पेस टाइम बैंड। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इक्वेशंस एक दिन ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगी जहां स्पेस इतना ज़्यादा झुक जाए कि वो खुद पर कोलैप्स हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइंस्टाइन खुद भी ब्लैक होल के आइडिया पर पूरा भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि नेचर इतनी एक्सट्रीम चीज़ अलाउ ही नहीं करेगी, लेकिन यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा इमेजिनेशन है। जब साइंटिस्ट ने बड़े स्टार्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब पता चला कि हर स्टार हमेशा के लिए नहीं जलता। जैसे जैसे स्टार अपना फ्यूल खत्म करता है, उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। बाहर की तरफ एनर्जी का प्रेशर और अंदर की तरफ ग्रेविटी का प्रेशर। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ग्रेविटी जीत जाती है। कुछ स्टार्स शांति से मर जाते हैं, लेकिन कुछ इतनी भयानक मौत मरते हैं कि पूरी स्पेस कांप उठती है। इसी मोमेंट पर ब्लैक होल का जन्म होता है, लेकिन ये कहानी अभी शुरू ही हुई है। आप सोचिए, अगर आज ही अर्थ के पास एक ब्लैक होल आ जाए तो क्या होगा? पहले कुछ नहीं, ना अर्थक्वेक, ना एक्सप्लोजन, ना कोई वार्निंग। सिर्फ टाइड्स थोड़े स्ट्रेंज हो जाएंगे, ओशंस अजीब तरह से बिहेव करने लगेंगे, सैटेलाइट्स अपना कंट्रोल खोने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अर्थ का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, दिन और रात का साइकिल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और जब अर्थ इवेंट होराइजन के पास पहुंचेगी तब कोई भी चीज़ हमें वार्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री है जिसे क्रॉस करने के बाद कोई सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। मतलब अगर अर्थ उस लाइन को क्रॉस कर ले तो यूनिवर्स के बाकी हिस्सों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम कब ख़त्म हुए। सबसे स्केरी बात यह है कि ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जो रैंडमली घूमकर प्लैनेट्स खा जाता हो। अगर आप सन को मैजिकली एक ब्लैक होल बना दें बिना मास बदले, तो अर्थ अभी भी उसके अराउंड घूमती रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज घूम रही है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि रोशनी नहीं मिलेगी। मतलब खतरा तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा पास चले जाते हैं। ब्लैक होल का डेंजर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, साइज़ पर नहीं, और ये बात हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। साइंटिस्ट के लिए ब्लैक होल एक लैबोरेटरी है, ऐसी लैब जहाँ वो ग्रेविटी, टाइम और रियलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक होल का स्टडी करना आग को हाथ में पकड़कर समझने जैसा है। और फिर आता है सबसे डेंजरस थॉट, टाइम। ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को नहीं, टाइम को भी तोड़ देता है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं, आपके लिए टाइम नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए आप धीरे धीरे स्लो होते जाओगे। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब बाहर वाला आपको हमेशा के लिए फ्रीज होते हुए देखेगा। आप कभी इवेंट होराइजन क्रॉस ही नहीं करोगे, कम से कम उसके लिए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये मैथमेटिक्स है। और इसी जगह पर फिजिक्स अपने आप से पूछती है, क्या टाइम सच में रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन? ब्लैक होल हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स उतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। यहाँ हर चीज़ एक्सट्रीम पर जाकर अपना असली चेहरा दिखाती है, और अभी हम सिर्फ सरफेस को छू रहे हैं, क्योंकि जो असली राज है वो इवेंट होराइजन के अंदर छुपा है, एक ऐसी जगह जहाँ से आज तक कोई इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आई। और शायद इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं ब्लैक होल यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे खौफनाक भी। और अब सवाल यह है, अगर कोई चीज़ इतनी पावरफुल है कि रोशनी,
टाइम और रियलिटी को तोड़ सकती है, तो उसके अंदर आखिर है क्या? यहीं से शुरू होता है असली सफ़र। यूनिवर्स हमेशा शांत नहीं होता। जो तारे हमें रात के आसमान में छोटे से चमकते हुए बिंदु लगते हैं, असल में वो आग के समुंदर होते हैं, जहाँ हर सेकंड हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम बांधती है और अनइमेजिनेबल एनर्जी निकालती है। ये एनर्जी बाहर की तरफ प्रेशर बनाती है जो स्टार को फटने से बचाती है। इसी प्रेशर और ग्रेविटी के बीच एक बैलेंस होता है, और जब तक ये बैलेंस बना रहता है स्टार जिंदा रहता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब स्टार का फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तब ये बैलेंस से हिलने लगता है, और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसका एंड या तो बहुत शांत होता है या फिर सबसे वायलेंट। छोटे और मीडियम साइज स्टार्स जैसे हमारा सन अपनी ज़िंदगी के एंड में इतने ड्रामेटिक नहीं होते। जब उनका फ्यूल ख़त्म होता है तो वो धीरे धीरे फूल कर रेड गाइंड बन जाते हैं, अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में छोड़ देते हैं, और बीच में एक छोटा सा वाइट ड्वार्फ रह जाता है। ये वाइट ड्वार्फ इतना डेंस होता है कि एक चम्मच भर उसका वेट पहाड़ के बराबर होता है। लेकिन फिर भी ये ब्लैक होल नहीं बनता, क्योंकि ग्रेविटी चाहे स्ट्रांग हो, पर उतनी नहीं कि स्पेस और टाइम को पूरी तरह से तोड़ दे। असली कहानी शुरू होती है तब जब कोई स्टार हमारे सन से कई गुना ज़्यादा मैसिव होता है। ऐसे स्टार्स अपनी ज़िंदगी बहुत तेज़ जीते हैं, जैसे जानते हो कि उनका एंड भयानक होने वाला है। जब इनका फ्यूल ख़त्म होता है तो ग्रेविटी बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। स्टार का कोर अपने ही वजन से कोलैप्स करने लगता है, एटम्स क्रश होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इस कोलैप्स के दौरान जो शॉकवेव निकालती है वो इतनी पावरफुल होती है कि पूरा स्टार एक मैसिव एक्सप्लोजन में फट जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। एक ऐसी रोशनी जो कुछ पाल के लिए पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा ब्राइट होती है। सुपरनोवा के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती। जो बचा होता है वही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या बनेगा। अगर कोर का मास एक सर्टेन लिमिट से कम हो तो न्यूट्रॉन स्टार स्टेबल रह जाता है, लेकिन अगर मास उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो फिर ग्रेविटी के आगे कुछ भी टिक नहीं पाता। न्यूट्रॉन्स तक क्रश होने लगते हैं और मैटर एक ऐसे पॉइंट में दबने लगता है जिसका साइज़ 0 के बराबर होता है, लेकिन मास इन्फिनिट। इसी पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, और जब सिंगुलैरिटी बनती है तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री फॉर्म हो जाती है, इवेंट होराइजन। इसी पल एक ब्लैक होल का जन्म होता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक होल कोई बड़ा सा गड्ढा नहीं होता। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल को कंपेयर करें तो उसका साइज़ सिर्फ एक शहर जितना हो सकता है, लेकिन उसका मास हमारे सन से कई गुना ज़्यादा होता है। मतलब इतनी ज़्यादा डेंसिटी कि हमारा दिमाग उसे इमेजिन भी नहीं कर पाता। इसी वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है, यहाँ तक कि अगर आप थोड़ा सा भी पास चले जाएं तो एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्लैक होल का साइज़ और उसकी डेंजर लेवल का रिलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। छोटे ब्लैक होल्स के पास ग्रेविटी का ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, मतलब थोड़े से डिस्टेंस में ही ग्रेविटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इसीलिए स्टेलर ब्लैक होल्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लगते हैं, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं साइज़ में हज़ारों या लाखों गुना बड़े होते हैं, लेकिन उनके इवेंट होराइजन के पास ग्रेविटी कंपैरेटिवली स्मूथ होती है। थियोरेटिकली अगर आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करें तो आपको तुरंत पता भी नहीं चलेगा। और यहीं से एक और शॉकिंग बात सामने आती है। ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी एक है जिसे सजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। इसका मास हमारे सन से लगभग 40 लाख गुना ज़्यादा है, और फिर भी हमारी गैलेक्सी स्टेबल है। ये ब्लैक होल हर चीज़ को खा नहीं जाता, बल्कि एक एंकर की तरह काम करता है जिसके अराउंड पूरी गैलेक्सी घूमती है। मतलब ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, कभी कभी यूनिवर्स का आर्किटेक्ट भी होता है। अब ज़रा सोचिए, जब कोई चीज़ ब्लैक होल के पास जाती है वो सीधा गिरती नहीं बल्कि घूमती हुई गिरती है। इस घूमते हुए डिस्क को एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में मैटर इतनी तेज़ स्पीड से घूमता है कि फ्रिक्शन से वो लाल और नीला रंग में चमकने लगता है, और इसी प्रोसेस में एक्सरेज निकालती हैं जिसे हम स्पेस टेलीस्कोप से डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह हम ब्लैक होल को देखते हैं, उसकी शैडो नहीं बल्कि उसके आसपास की चीख, और फिर आता है वो मोमेंट जहां फिजिक्स धीरे धीरे फेल होने लगती है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास जाता है उसकी स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाती है। स्पेस और टाइम एक दूसरे में मिलने लगते हैं, डायरेक्शन का मतलब बदलने लगता है।